देखिएगा, अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा था? ओम्स लॉ। ठीक है, और ओम्स लॉ के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर चुके थे कि ओम्स लॉ होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर की अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है, फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट रहती है तो उस केस में उसका जो पोटेंशियल है V, ठीक है ना, जो पोटेंशियल V है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V प्रोपोर्शनल I। ये हम बात कर चुके थे, और यहाँ से V इक्वल टू IR, इतना भी हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर जो R होता है, R, इसको हम क्या बोलते हैं? एक ये कांस्टेंट होता है। पहले तो ये ध्यान रखिए कि R क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ये हम बात कर चुके थे। इस रेसिस्टेंस की जो यूनिट है वो हम बात कर चुके थे, जिसको हम किससे लिखते हैं? ओम से लिखते हैं, और इसका ये सिंबल होता था। ठीक है, ये कुछ हम बात कर चुके थे। और यहाँ से जो VI ग्राफ था, VI ग्राफ था, उसके बारे में भी बात कर चुके थे कि जो VI ग्राफ का स्लोप है, VI ग्राफ का स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेसिस्टेंस को। ठीक है ना, ये भी बात। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी थी कि जो रेसिस्टेंस R है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या कौन कौन सी जो फैक्टर्स हैं वो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। फर्स्ट हमारा था लेंथ। लेंथ का मीन्स क्या था कि अगर किसी भी कंडक्टर वायर की लेंथ इंक्रीज होती थी तो हम देखते थे उसका रेसिस्टेंस भी है वो सेम रेशियो में क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये भी हम बात कर चुके थे। इसके अलावा सेकंड हमने क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की हमने क्या बात की थी कि जैसे पहले तो ये समझिए क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है। जैसे ये वायर है, इसका ये जो फेस एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो किसी भी वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता है तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये भी हम बात कर चुके थे। इसके अलावा शायद थर्ड हमने बात नहीं किया था, उसके बारे में बात करेंगे। और इससे रिलेटेड हमने एक दो न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। एक जो लास्ट न्यूमेरिकल था हमारी क्लास का कि वैसे तो देखिएगा अगर रेसिस्टेंस वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, जितना एरिया डिक्रीज होगा रेसिस्टेंस उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस सॉरी एरिया 2 टाइम इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज होता है, सॉरी एरिया है अगर 4 टाइम डिक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हम बात कर चुके थे हमारी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें रिलेटेड में एक आपको न्यूमेरिकल पूछा था कि एरिया तो हम बात कर रहे हैं, अब वो डायरेक्ट एरिया नहीं देगा आपसे, वो रेडियस रेडियस देके उस केस में पूछेगा कि किसी भी वायर की जो रेडियस R है उसको अगर हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, रेडियस को 2 टाइम करेंगे तो आपको बच्चों पता है कि जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कोई भी सिलेंडर है वो हमेशा कैसा रहेगा? सिलेंड्रिकल फेस में रहेगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल फेस में रहेगा तो उस केस में क्या रहेगा? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्किल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? उसका एरिया हम पाई आर स्क्वायर से जब सोल्व करेंगे तो जब R 2 टाइम इंक्रीज होगा तो यानी R स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 टाइम।
तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया को जब हम डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाता है, लेकिन जब रेडियस को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस 1/4 टाइम हो जाएगा, स्क्वायर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, अगर रेडियस को आपसे बोल दिया कि 3 टाइम इंक्रीज कर दिया है तो रेसिस्टेंस 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। कोई भी बच्चा अटेंडेंस ले लेना एक, ठीक है ना, भेज देना अटेंडेंस के बाद। ठीक है, तो ये तो हमने दो पढ़ लिए थे कि लेंथ के ऊपर कैसे प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर कैसे प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि जो रेसिस्टेंस है और कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, उनके बारे में एक बार फिर देख लेते हैं, लेंथ और एरिया के अलावा। बस एक बार ये बता दीजिए, आपको सभी को दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से? देखिएगा, थर्ड जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है ना, कि किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो ये सारे जो फैक्टर्स हैं कि किन किन पर कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, जब भी किसी कंडक्टर वायर का टेम्परेचर बढ़ता है, किसी भी कंडक्टर वायर का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर के क्या होता है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर के है वो रेसिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज है। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो प्योर कंडक्टर के केस में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेमी कंडक्टर आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसुलेटर आते हैं। ठीक है ना, तो इंसुलेटर का जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो उनका रेसिस्टेंस कम होता है, लेकिन कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जो लास्ट है आपसे पूछा जाएगा कि किस पे डिपेंड करेगा, नेचर, नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब कि जो कंडक्टर वायर है वो किस मेटल का बना हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर वो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या होती है, गुड कंडक्टर होती हैं, तो मेटल्स गुड कंडक्टर होने की वजह से उनका मेटल्स का जो रेसिस्टेंस है वो कम होता है। जो मेटेलॉइड्स होती हैं, मेटेलॉइड्स मतलब जो दो, या एलॉय भी बोल सकते हैं हम उनको, कि जो दो या दो से अधिक मेटल्स को जो कंबाइन करके हम जब बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स या एलॉयज। एलॉय का रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसे अगर आपसे बात जाए कि जो बेस्ट कंडक्टर है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, बेस्ट कंडक्टर वो कौन सी होती है कि जो सिल्वर होता है Ag, ठीक है ना, वो क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर है। तो यहाँ तक तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है ये वाला। बस ओम का आप रेसिस्टेंस का डायमेंशन याद रखिएगा और ओम के लॉ का स्टेटमेंट याद रखिएगा। ठीक है, कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेसिस्टिविटी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है आपको, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब देखिए रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंबल होता है रो। ठीक है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है उसका सिंबल क्या होता है, रो होता है। देखिए बच्चों, अभी हमने बात की थी कि किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर जब हम कोई कंडक्टर वायर को डिस्कस करते हैं तो उसका एक तो रेसिस्टेंस है आर, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर,
और अभी हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि जो आर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब देखिएगा यहां से इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट से कि वी नो दैट जो आर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एल के, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसको हमने इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 1 और 2 की बात करें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो आर है वो प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। एक मिनट दिख रहा होगा, हाँ अब देखिएगा, तो आर है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एल अपॉन ए, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है ना, दोनों के एक साथ दिया हमने बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने दोनों इक्वेशन 1 और 2 से इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल 1/L, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से जब भी आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल ये रिमूव होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जब रिमूव होगा तो एक कांस्टेंट आ जाता है रो, एक कांस्टेंट आ जाता है रो एल अपॉन ई। इस रो को ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ठीक है ना, रो इज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इस रो को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब देखिएगा इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसकी जो रो इक्वल टू हो कितना हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला याद रखना कि आर ए अपॉन एल। अब अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, ठीक है ना, तो यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी, देखिएगा रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अभी हम पढ़ के आए हैं रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ए क्या होता है, एरिया, ए क्या होता है, एरिया। तो एरिया की यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर होती है, एरिया को हम मीटर स्क्वायर से लिखते हैं, ठीक है। एल होती है लेंथ, और लेंथ को हम किससे लिखते हैं, मीटर से लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी इसकी यूनिट क्या बचेगी, ओम मीटर। ओम पर मीटर मत बोलना इसको, ठीक है, ओम मीटर, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। बीच में डैश है, ठीक है ना, कभी आप इसको नेगेटिव समझे, ये क्या होगी इसकी यूनिट होती है। ऐसा यूनिट की बात करें हम तो ये कई बार पूछ ली जाती है कि रेसिस्टिविटी की ऐसा यूनिट लिखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके डायमेंशन तो आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, बस ओम की तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक उसमें एल का कंपोनेंट और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, मीटर क्या हो गया, एल का कंपोनेंट और बढ़ जाएगा बस, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं कि जो रेसिस्टिविटी है वो ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है और ना ही एरिया पर डिपेंड करती है। आपसे ऑप्शन दे देगा, द रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मेटल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ, सेकंड एरिया, थर्ड नेचर एंड फोर्थ दे देगा ऑल द अबव। तो मुझे पता है आप सारे ये करके आओगे ऑल द अबव। ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेसिस्टिविटी है वो केवल नेचर पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड करती है और एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है और ना ही एरिया पर। जबकि रेसिस्टेंस है वो लेंथ पर भी डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है। इसकी यूनिट आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिएगा कि सॉरी समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बता दीजिए। गुंजन न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे हो ना साथ साथ। 13 बच्चे कौन है, भूपेंजलि, आयुष, भूपेंद्र, दीपक, धीरज। ये भूपेंद्र लड़का है भी लड़की, इसने डीपी तो लड़की की लगा रखी है। गुप्ता, जगप्रीत, यतिन, नेहा, निशु, सुजल। वैसे नाम भूपेंद्र तो लड़कों का ही होता है। देखिएगा अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
तो ये आप समझ गए रेसिस्टिविटी के बारे में। अब इसमें जो डिफाइन है, ठीक है ना, उसके बारे में बात, एक मिनट रुकिए। हाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है भूपेंद्र, ठीक है। देखिएगा, डिफाइन रेसिस्टिविटी, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है कि रेसिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए या किसी भी वायर के स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को आप डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर इक्वल टू सॉरी रो इक्वल टू आर एल अपॉन ए। सही लिखा है क्या मैंने, गलत लिख दिया? आर ए अपॉन एल, यही होता है ना। ये मैं वापस से लिख देता हूँ, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये अभी हमने बात की थी, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि रेसिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए। अब देखिए एक वायर है आपके पास से, ये वायर मान लेते हैं हम, ठीक है। अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, ठीक है ना। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्लियर। और इस वायर की जो लेंथ है एल अगर 1 मीटर हो जाती है, तो उस केस में देखिएगा इस फॉर्मूले के अंदर जो हम क्या लिखेंगे, आर 1/1, यानी रो किसके बराबर हो जाएगा, रेसिस्टेंस के बराबर। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकलती है। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, देखिएगा, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ ए 1 मीटर स्क्वायर consist resistance are known as its resistivity। यानी कोई भी कंडक्टर वायर जिसकी लेंथ अगर 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, उसका रेसिस्टिविटी कहलाएगी, ठीक है ना। कि ए कंडक्टर वायर दैट कंसिस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर, देन इट्स रेसिस्टेंस नोन एज इट्स स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, क्लियर। तो यानी कोई भी कंडक्टर वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेसिस्टेंस ही रेसिस्टिविटी कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी डेफिनेशन में। और ये पूछी जाती है कई बार कि आप रेसिस्टिविटी को डिफाइन कीजिए, किस तरह से वो इफेक्ट डालता है, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ ओम्स के लॉ का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल खत्म हुआ, ठीक है ना। इसमें एक दो क्वेश्चन है बनते हैं, जैसे कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक वायर है उसकी लेंथ को हम 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 टाइम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसकी रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बता सकते हो? हाँ, रेसिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये ध्यान रखना कि रेसिस्टिविटी केवल डिपेंड करती है किसके ऊपर, मेटल के ऊपर। कॉपर के लिए रेसिस्टिविटी फिक्स रहेगी, एल्युमिनियम की रेसिस्टिविटी फिक्स रहेगी, अलग अलग मेटल की मतलब फिक्स होती है, ठीक है ना। आप उसको ये नहीं कि आप चाहे एक छोटा टुकड़ा लें चाहे बड़ा टुकड़ा लें, उसके ऊपर रेसिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो हाँ भाई, समझ में आ रहा है भूपेंद्र? नए एडमिशन हो ये निशु और भूपेंद्र तो शायद न्यू एडमिशन है ना। निशु तो आई थी शायद एक दिन स्कूल। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है ना, या कंडक्टेंस। आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जो वीडियो है थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा। तुम्हें भी दिखाई दे रहा है क्या धुंधला, साफ दिखाई दे रहा है?
हाँ ये ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्यों बार बार। एक मिनट रुको, मैं लाइट ऑन करता हूँ। हाँ लाइट तो आ गई, लेकिन इसकी शैडो आएगी थोड़ी, चलो कोई दिक्कत नहीं, शैडो की तो मेरी शैडो भी आ रही, ठीक है। अब देखिएगा, हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, ठीक है। एक तो अभी हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। अब देखिएगा, जो रेसिस्टेंस है आर, वो क्या करता है, किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर करंट को फ्लो होने का अपोज करता है, ठीक है। यानी किसी भी वायर का रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, उसके अंदर से करंट उतना ही कम फ्लो होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है कंडक्टेंस। यानी ये क्या करता है, किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर करंट को फ्लो होने को अलाउ करता है, ठीक है। यानी रेसिस्टेंस ज़्यादा तो कंडक्टेंस कम, कंडक्टेंस कम तो रेसिस्टेंस ज़्यादा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि देखिएगा, जो कंडक्टेंस है जी, वो क्या होता है 1/r। तो इसकी डेफिनेशन तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए रेसिस्टेंस नोन एज ए कंडक्टेंस। क्लियर, छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिएगा, कंडक्टेंस की बात करें तो सीधा सा इसकी यूनिट पे आते हैं सीधा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ओम इनवर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ओम इनवर्स। और इसी को आपको किसी बुक में म्हो के नाम से भी मिल जाएगा, MHO। हिंदी में इसको बोलते हैं म्हो, ऐसे, ठीक है ना। यानी ये इस तरह से देखो, ओम OHM, जो OHM तो इसको उल्टा लिख देंगे MHO, ठीक है ना। तो ये किसकी यूनिट बन जाती है, कंडक्टेंस की यूनिट बन जाती है, ठीक है। ये भी डिपेंड किस पे करता है, इसकी डायमेंशन तो आप खुद कर लोगे, ठीक है ना। वैसे कई बार अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके टॉपिक में है और थोड़ा सा आगे काम आएगा ये एक दो जगह, तो हम इसको इसलिए बात कर रहे हैं। इसकी डायमेंशन तो आप सीधा रख लेना, जो भी आएगी आप निकाल भी सकते हैं। आर की जो भी, जैसे जो पॉजिटिव में है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कहलाएगा कंडक्टेंस, किसका, रेसिप्रोकल आर का। अब देखिएगा, एक और कहलाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, सिग्मा, ठीक है ना। तो सिग्मा, देखो कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल, तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल, रेसिस्टिविटी की, ठीक है ना। यानी सिग्मा की, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/रो, सिग्मा इक्वल टू 1/रो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है इसकी, एक दो डेफिनेशन है छोटी छोटी सिग्मा, और इसके बारे में यूनिट आप इसकी बात कर सकते हैं कि क्या होती है, मीटर इनवर्स या सॉरी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है ना। ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, जिसके बारे में आप डिस्कस सकते हैं। तो ये कुछ एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ना, नोट्स में मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना। अब देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इस पर डिपेंड है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और उसके बारे में हम बातें करते हैं। वैसे तो 11th में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि ड्रिफ्ट मोशन, ठीक है, याद हो तो, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, याद है किसी को, ये कुछ टर्म्स आई थी, है किसी को याद, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
जगप्रीत बता रही है कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या। चलो कोई नहीं। हाँ, अब ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और फिर कोशिश करने की बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिएगा, किसी भी कंडक्टर की अगर हम बात करें, मान लेते हैं ये आपके पास कंडक्टर है कि, थोड़ा सा मैं मोटा बना देता हूँ कंडक्टर, ये कंडक्टर वायर है। जब कोई भी कंडक्टर होता है तो आपको पता है उसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर्स के पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत ज़्यादा, मतलब कि 1 मीटर क्यूब में लगभग 10⁻28 से लेके 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ मिलियंस में होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर तो पूछा नहीं जाएगा आपसे। तो देखिएगा, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर के अंदर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। क्या एनवायरमेंट में रख रहा है, रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, किसकी वजह से, इनको मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो रूम टेम्परेचर है उससे उस इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से मूव करेगा, आगे की तरफ चलेगा, फिर इस दीवार से टकरा गया तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी इस तरह से, इससे टकरा गया, इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया तो ऐसे चलेगा, इससे टकरा गया फिर इस तरह से टकरा गया। इस तरह से क्या करता है, ये लगातार मोशन करता रहता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। यानी अगर हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन से है वो, उसके पास जो थर्मल वेलोसिटी होने की वजह से वो लगातार रैंडमली मोशन करता है। एक फिक्स डायरेक्शन में उसका मोशन नहीं होता है, रैंडमली क्या करता रहता है, वो मोशन करता रहता है लगातार। तो ये जो मोशन होता है किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है, रैंडम मोशन, इस मोशन को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। लिख दिया मैंने, थर्मल वेलोसिटी। ये जो थर्मल वेलोसिटी है, ये किसकी वजह से होती है, रूम टेम्परेचर की वजह से, ठीक है ना। अब ये रूम टेम्परेचर की वजह से होती है, इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है, 10⁻5 से लेके 10 की सॉरी 4 से लेके 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल में क्या होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मोशन नहीं करता है, क्योंकि फ्री होता है वो और बहुत हाई स्पीड से मोशन करता है। तो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से या उस कंडक्टर की दीवारों से टकराते हुए क्या करता है, वो रैंडमली अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है। क्लियर। तो जिस वेलोसिटी से वो मूव करता है उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू इतनी होती है, ये ध्यान रखना, ये पूछी गई है कि थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, 10⁻4 से लेकर 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा, ऐसे ये एक इलेक्ट्रॉन का हार्म नहीं होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन से रैंडमली मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी एवरेज इंस्टेंट, एवरेज जो इनिशियल वैल्यू स्पीड है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो देखिए कुछ की इधर होगी तो उसी टाइम किसी दूसरे की इधर होगी, ठीक है, किसी की इधर होगी। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल अगर हम एक इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाती है। सारों की मिलाएंगे तब भी कितनी होगी, जीरो। क्यों होगी, तो देखिए ये रीजन होता है, आपने देखा होगा भाई, हम जब पढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ये क्या कहलाता है, करंट कहलाता है आई। तो इसमें तो भी थर्मल वेलोसिटी से ये करंट, जो चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन्स है, ये मूव कर रहे हैं बहुत हाई स्पीड से, फिर भी इसमें करंट क्यों नहीं है, यानी इनकी जो एवरेज वैल्यू है, स्पीड, एवरेज स्पीड है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्योंकि इनका जो मोशन है वो एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं हो पाता है, रैंडम डायरेक्शन में होने की वजह से ये एक दूसरे की स्पीड को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए एवरेज स्पीड कितनी आती है, जीरो आने की वजह से किसी भी कंडक्टर के अंदर जब तक हम पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है,
ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या होता है, तो ये समझिए ना आप, थर्मल वेलोसिटी कौन सी होती है और ये किसके कारण से होती है, हीट की वजह से या रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। अब देखिएगा कि अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के दोनों एंड पे एक पोटेंशियल सोर्स लगा देते हैं। अब आपको पता है पोटेंशियल सोर्स यानी हमने किससे जोड़ दिया इसको, बैटरी से जोड़ दिया। अब देखिएगा क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये पूछा गया था यहाँ पे, याद आ गया मुझे, कि जो थर्मल वेलोसिटी होती है ना, उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, जब तक वो टकराएगा नहीं ना, तब तक बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगा, टकराते ही फिर ऐसे सीधा चलने लग जाएगा। ठीक है। फिर क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर ये इससे टकराएगा तो ये, यानी ये जो पाथ होता है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में कि इन केस ऑफ थर्मल वेलोसिटी पाथ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन या रेक्ट लीनियर, ठीक है, या वन डायमेंशनल, जैसा भी आप लिखना चाहें, तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब देखिएगा इसमें, चलो अभी बात कर लेते हैं इसको बताने से पहले एक दो छोटे छोटे टर्म्स और बात कर लेते हैं। एक होता है फ्री पाथ। फ्री पाथ क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन देखिए चला, यहाँ पे टकराया, और टकराने के बाद ये डायरेक्शन मुड़ गया और यहाँ पे टकरा गया। तो दो, यहाँ फर्स्ट टक्कर कहाँ हुई, इसका फर्स्ट कोलिजन यहाँ पे हुआ और सेकंड कोलिजन यहाँ पे हुआ। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है, समझ रहे हैं, यानी दो लगातार टक्कर के बीच का जो पाथ होता है, उस पाथ को क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है ना। तो फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन नोन एज ए फ्री पाथ। अब वो चाहे आप इन दो, ये भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, इन दोनों कोलिजन, ठीक है ना। तो कुछ पाथ बड़े हो सकते हैं, कुछ पाथ छोटे हो सकते हैं, वो अलग बात है। केवल आपसे ये याद रखना है कि फ्री पाथ क्या होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्लियर। यहीं पे एक टर्म आ जाती है मीन फ्री पाथ। ठीक है ना। अब यानी देखिएगा, कुछ केस में कोलिजन जो पाथ लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी होगी, कुछ केस में पाथ लेंथ है बिल्कुल छोटी हो जाएगी, बाई चांस वो दूसरे, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इसी से टकरा गया, तो ये पाथ लेंथ तो बहुत छोटी होगी, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, मान लेते हैं, तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे इस दीवार से टकराएगा, तो ये पाथ लेंथ क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। तो सारी पाथ लेंथ बराबर नहीं होती है। तो उन जो छोटी बड़ी जितनी भी पाथ लेंथ हैं, उन सभी का अगर हम मीन निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे भी, जितनी भी पाथ लेंथ है, पहले की मान लेते L1 है, प्लस दूसरे की L2 है, तीसरे की L3 है, इस तरह से जितनी भी कोलिजन उसने की है, उन सभी का जो मीन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एवरेज ऑफ फ्री पाथ नोन एज ए मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ की डेफिनेशन होगी द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन नोन एज ए फ्री पाथ। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक चला, ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो इसमें तक दो कोलिजन करने में, कोलिजन का मतलब और समझ रहे हैं, टक्कर, ठीक है ना, दो कोलिजन करने में इसको कुछ टाइम लगेगा। यहाँ से यहाँ चलेगा तो कुछ टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ टकराएगा तब भी टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक टकराएगा तो ये टाइम लगेगा। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है ना, इस टाइम को क्या बोलते हैं हमें, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। तो ये ध्यान रखना कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल सब चलता है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगाता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, आप नोट्स में से नोट करेंगे इनको, ये डायग्राम भी वहाँ से नोट करेंगे कि मीन फ्री पाथ, वैसे तो मैं सेंड कर दूंगा कि क्या क्या टॉपिक आज हमने पढ़ा है, और कल हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन और रिलेशन, और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आपका ज़्यादा आएगा इस बार, फर्स्ट पेपर में पूरा ही एमसीक्यूज आएगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, रेसिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में।
तो एक मिनट टाइमिंग देख लेते हैं कितना है। चलो होने वाला है, 5 7 10 सेकेंड है। तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक है? ठीक है ना?